हेलो एवरीवन, अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी कात्यायनी का दूसरा भाग। कात्यायनी को रुद्राक्ष ने नाराज हो कमरे से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर लिया था। उसका ये बर्ताव कात्यायनी के दिल में दफन कड़वी यादें ताजा कर गया था। वह उसके कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी जब ज्योति उसके तरफ आते हुए बोली, कितनी बुरी बात है, पहली रात को हमारी छोटी कुंवर रानी सा को छोटे कुंवर सा ने ऐसे कमरे से बाहर निकाल दिया। कात्यायनी ने अपने हाथ नीचे किए और अपने आंसू पोंछ चुपचाप नीचे देखने लगी। वंशिका ने तंज कसते हुए पूछा, अब तुम कहाँ जाओगी छोटी कुंवर रानी सा? ज्योति ने कहा, बड़ी भाभी साहब, आप भी ना, क्या पूछ रही हैं? अपने घर से विदा कर दी गई हैं, वहां वापस जा नहीं सकती। जिनसे शादी कर जिनके भरोसे ये यहाँ आई थी, उन्होंने इन्हें कमरे से निकाल दिया। हमारी छोटी कुंवर रानी सा का तो वही हाल हो गया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हमारी नई नवेली दुल्हन को यहाँ ठंडे फर्श पर बैठकर इस दरवाजे के खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। वह और वंशिका हंस पड़े। देविका पीछे से आते हुए बोली, ज्योति, ये क्या कह रही हैं आप? वह रात भर यहाँ कैसे रह सकती हैं? हम दोनों तो शादीशुदा हैं, बाकी कमरे में मेहमान हैं, कोई कमरा खाली नहीं है। आप इन्हें अपने साथ कमरे में क्यों नहीं ले जाती? ज्योति ने ना में हाथ हिलाते हुए कहा, ना बाबा ना, छोटे कुंवर सा को पता चला तो दोबारा मुझसे बात ना करेंगे। वंशिका उसकी बात सुन मुस्कुराई। ज्योति फिर मुस्कुराते हुए बोली, एक कमरा है जहाँ रात भर छोटी कुंवर रानी सा इंतजार कर सकती हैं। उसने कात्यायनी का वही हाथ पकड़ा जिसमें चोट लगी थी। कात्यायनी के मुंह से सिसकी निकल गई। ज्योति बेरहमी से उसे खींचते हुए ले जाने लगी और वह उसके पीछे खींचती चली गई। वह उसे हवेली के रसोई घर में लेकर आई और उसका हाथ झटकते हुए बोली, क्यों ना हमारी छोटी कुंवर रानी सा पहले रसोई की रस्म अभी से शुरू कर दें। पीछे से वंशिका और देविका आए। ज्योति ने रसोई घर की घड़ी की तरफ देखा। 12 बजने वाले थे। 100 लोगों का खाना बनाना है। घर में कई रिश्तेदार आए हैं और यहाँ बहुत सारे नौकर भी हैं। कल कई लोग बाहर से भी आने वाले हैं आपकी मुंह दिखाई के लिए। क्यों न सब आपके हाथ का खाना भी चख ले साथ में। वह उसके चारों तरफ घूमते हुए आगे बोली, सुबह तक सब कुछ बन ही जाएगा, है ना छोटी कुंवर रानी सा? देविका कुछ कहने को हुई, तभी वंशिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, करने दो, इनके घर वालों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, हम भी तो देखें कितनी सच है और कितनी झूठ। कात्यायनी ने वंशिका को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। देविका धीरे से बोली, लेकिन दादी सा को हम क्या जवाब देंगे? अभी तक उनकी मुंह दिखाई नहीं हुई है और उससे पहले वह रसोई घर में कैसे आ सकती हैं? वंशिका ने कहा, देविका, छोटी कुंवर सा ने अपनी रानी सा का चेहरा देख लिया है, हो गई मुंह दिखाई। हम सब तो पहले भी इन्हें देख चुके थे। ज्योति ने पीछे से वंशिका के कंधे पर हाथ रख कहा, भाभी सा, आप जाकर आराम कीजिए, छोटी कुंवर रानी सा के साथ मैं यहाँ रुकती हूँ। आज की रात इन्हें कहीं अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? वंशिका और ज्योति दोनों एक साथ हंस पड़े। देविका ने मन में कहा, पहले ही इनकी शादी एक सौदे के तहत ऐसे इंसान से की गई है जो किसी बच्चे से ज्यादा नहीं, और अब इनके साथ ऐसा बर्ताव, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उसने तरस भरी नजरों से कात्यायनी को देखा। कुछ देर बाद ज्योति को छोड़ बाकी सब वहां से अपने कमरे में चले गए। कात्यायनी चुपचाप खड़ी नजरें नीचे कर जमीन को देख रही थी। ज्योति ने कहा, छोटी कुंवर रानी साहब, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बर्तन खुद चल फिर कर आपके पास आएंगे, चावल खुद धुल जाएंगे और चूल्हा भी खुद ही जल जाएगा? थोड़ा हाथ पैर हिलाइए, तब सुबह तक 100 लोगों का खाना बना पाएंगी आप। कात्यायनी ने अपने हाथ को देखते हुए कहा, हमारे हाथ से खून निकल रहा है, पहले इसका इलाज करना होगा।
हम इस हाथ से कुछ नहीं पका सकते। ज्योति ने उसके हाथ की तरफ देखा। अभी भी खून निकलना बंद नहीं हुआ था। उसने उसका हाथ पकड़ा और ले जाकर नल के नीचे कर नल चालू कर दिया। खून पानी के साथ मिलकर सफेद पत्थर के सिंक में गिरने लगा। ऐसा लगा जैसे खून ही बह रहा हो। कात्यायनी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद नल बंद हो गया। उसने अपने हाथ को देखा, तभी वह चीख उठी। ज्योति ने मिर्ची का डब्बा लाकर उसके जख्मों पर उड़ेल दिया था। कात्यायनी ने आंसू भरी निगाहों से उसे देखा। उसके होठ कांपने लगे थे। उसने अपने होठ दांतों तले दबा जलन बर्दाश्त करने की कोशिश की। फिर नल चालू किया और अपना हाथ उसके नीचे कर लिया। ज्योति के चेहरे पर सुकून के भाव थे। वह बोली, छोटी कुंवर रानी सा, कहीं आप खुद को इस हवेली की रानी समझने की गलती तो नहीं करने लगी थी ना? उसने उसका हाथ पकड़ उसे अपने तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बात याद रखना, तुम्हारी औकात इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। तुम्हें यहाँ सिर्फ रुद्राक्ष भाई और हमारी सेवा के लिए लाया गया है, इसलिए अपनी जगह मत भूल जाना। ये दर्द अपने जहन में बसा लो, ऐसे कई और मिलेंगे। कात्यायनी उसकी आंखों में देख रही थी। आंसू लगातार उसके गाल से होते हुए उसके दामन को भिगा रहे थे। ज्योति ने दांत पीसते हुए कहा, हमें तुम्हारा ये आंखें दिखाना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए नजरें नीची करके रखो। कहीं हमारा मूड खराब हुआ तुम्हारी आंखें न निकाल लें। कात्यायनी ने नजरें नीची कर ली। ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, हमने सुना है तुम अपनी बड़ी बहन को जीजी बाई सा कहकर बुलाती हो। आनंदिता नाम है ना उसका? कात्यायनी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। ज्योति मुस्कुराकर बोली, तुम आज से हमें भी जीजी बाई सा कहोगी, समझ में आया? कात्यायनी ने हाँ में सिर हिला दिया। ज्योति ने उसके हाथ में हल्दी का डिब्बा देते हुए कहा, वैसे तो मरहम लगा दिया है हमने आपकी चोट पर, लेकिन फिर भी हल्दी लगाकर पट्टी बांध लीजिए। फिर सबके लिए रसोई तैयार करना शुरू कीजिए। छोटी कुंवर रानी सा। कात्यायनी हल्दी का लेप तैयार कर अपने हाथों पर लगाने लगी। उसके आंखों से आंसू छलक उसके हथेलियों पर गिर रहे थे। ज्योति उसे एक नज़र देख वहां से जाकर सोफे पर बैठ गई और अपना फोन चलाने लगी। कात्यायनी ने उसे एक नज़र देखा, फिर मन में बोली, प्रणव भाई सा, गलत कह रहे थे आप। आपने कहा था छोटे कुंवर सा कभी हमें चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने पहली ही मुलाकात में हमें चोट दे दी। आपने कहा था यहाँ हमें जिल्लत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ हमारे जख्म पर नमक नहीं मिर्च छिड़का जा रहा है। इन हाथों में जिसके नाम की मेहंदी सजाई थी, उसी ने हमें इस तरह रुसवा किया है। पता नहीं कभी कोई ऐसा इंसान होगा जो हमसे इंसानों जैसा बर्ताव करेगा। क्या हम किसी से भी परवाह की उम्मीद कर सकते हैं? क्या कोई होगा जो हमारे बिना कहे हमारी तकलीफ समझ उसे दूर कर देगा? कुछ देर तक वह वैसी ही बैठी अपने हाथ को देखती रही। फिर खड़ी हो रसोई घर से एक साफ कपड़ा उठाया और अपने हाथ पर दांतों के सहारे पट्टी बांध ली। वह रसोई के बीच में खड़ी हो चारों तरफ खाना बनाने का सामान देखने लगी। तभी ज्योति की आवाज आई, छोटी कुंवर रानी सा, पता तो होगा पहली रसोई में मीठा भी बनाना होता है। खीर के साथ पूरी, 2-3 तरीके की सब्जी और दाल पुलाव भी बना लीजिएगा। कात्यायनी एक एक कर सारा जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगी और बड़ा सा पतीला उठाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसने ठीक से अपना पल्लू लहंगे में खोसा ताकि वह आग से दूर रहे और खाना बनाने में लग गई। वह खाना बनाने में इतना मशगूल हो चुकी थी कि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि एक जोड़ी काली गहरी आंखें कब से उसे ही निहार रही थी। वह जिस तरफ जाती उसकी नजरें उस तरफ मुड़ जाती। एक आदमी की गहरी आवाज सुनाई दी, बहुत सोच समझ कर लेकर आया है राठौर परिवार अपने लिए छोटी कुंवर रानी सा। क्या स्वागत किया है इस घर के लोगों ने उसका। पहले ही दिन इतना दर्द दे दिया, लेकिन मानना पड़ेगा इतना कुछ हुआ, लेकिन बिना उफ किए बर्दाश्त कर गई हमारी छोटी कुंवर रानी सा। हमें भी इंतज़ार है आपका। हम भी जानना चाहते हैं क्या हैं आप कात्यायनी। दोस्त,
या दुश्मन। उस आदमी ने अपने चेहरे को काले रंग के नकाब से छुपा रखा था। उसके हल्के हंसने की आवाज आई। वह बोला, जो हमें देख रहा है वो बाकी सबको क्यों नहीं देख रहा? आप कमजोर तो नहीं लगती कात्यायनी। वह बगल के खंभे से टिककर खड़ा हो गया। जितना आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं उतनी ही अनसुलझी पहेली लगने लगती हैं आप हमें। इस पहेली को धीरे धीरे सुलझाने में मजा आएगा। वैसे बहुत वक्त के बाद कोई मिला है जो टक्कर का लग रहा है हमारे। वह वैसे ही खड़ा गौर से कात्यायनी को देखने लगा, जैसे पलके भी झपकाना भूल गया हो। बीकानेर से दूर एक छोटे कस्बे के एक घर के साधारण कमरे में एक लड़की लाल रंग का सलवार सूट पहने परेशान सी बिस्तर के आसपास टहल रही थी। वह लगातार अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे में मसल रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ गौरी, तुम इतना परेशान क्यों हो? गौरी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शिवम, रुद्राक्ष भाई की शादी आपकी बहन से की गई है। शिवम हैरानी से बोला, आनंदिता से? यह कैसे हो सकता है? आनंदिता किसी भी कीमत पर रुद्राक्ष से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। ना ही कोई मजबूरी उसे मजबूर कर सकती है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गौरी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, हम आनंदिता दीदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कात्यायनी दीदी की बात कर रहे हैं। वह भी तो आपकी बहन है। उनकी आज ही रुद्राक्ष भाई से शादी हुई है। शिवम के चेहरे पर कात्यायनी का नाम सुन परेशानी के भाव चले गए। गौरी परेशान सी बिस्तर पर बैठते हुए बोली, हमें लगा था हमारे परिवार वाले हमें ढूंढते ही हमारी जान ले लेंगे, लेकिन वह आपकी बहन को हमारी भाभी बनाकर घर ले आए हैं। कहीं वह हमारा बदला तो उनसे नहीं लेना चाहते? हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ हो। शिवम ने उसे देख पूछा, तुम्हें यह सब किसने बताया? गौरी ने उसे देखते हुए जवाब दिया, हमारी दोस्त का फोन आया था। 2 दिन पहले शादी की सारी रस्में शुरू हुई थी, आज बारात गई थी। उसे भी पहले नहीं पता था कि रुद्राक्ष भाई की शादी किससे हो रही है, लेकिन आज उसे पता चला कि वह लड़की आपकी बहन है। हमें समझ नहीं आ रहा क्या सोच रहे हैं हम दोनों के घर वाले। शिवम भी उसके पास बिस्तर पर बैठा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसका हाथ पकड़ बोला, इसमें गलत क्या है? हमें लगता है ये सब हमारे फायदे में ही रहेगा। हम दोनों के घर वालों ने पहले ही रिश्ता जोड़ लिया है, वह हमारा रिश्ता भी आसानी से स्वीकार कर लेंगे। गौरी ने उसकी आंखों में देखा। शिवम ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हम दोनों ने कोर्ट में अपनी शादी रजिस्टर करवा दी है और मंदिर में शादी भी कर ली है। हमें यकीन है वो लोग इस शादी को तुरंत स्वीकार कर लेंगे। गौरी ने कुछ सोच पूछा, तो क्या हमें बीकानेर वापस जाना चाहिए? शिवम ने कुछ देर सोच कहा, अभी नहीं, हम अपने दोस्तों से हालात पता करने को कहते हैं। किसी को अपने घर में किसी से बात करने के लिए भी भेज देंगे। सब सही रहा उसके बाद ही हम घर वापस जाएंगे। गौरी उसके गले लगते हुए बोली, भगवान करे आप जैसा कह रहे हैं सब सच हो। अगर ऐसा हुआ तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए। शिवम ने उसे दूर करते हुए कहा, हम अपने दोस्त को कॉल करके आते हैं। वह कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर में वापस आकर बोला, कल तक हमें सब पता चल जाएगा। दोनों मुस्कुरा दिए। प्रताप, विक्रम और चंद्रशेखर जी एक साथ गार्डन में बैठे हुए थे। प्रताप ने ग्लास से ड्रिंक गले में उतारते हुए कहा, बाबा साहब, भले ही चौहान परिवार की बेटी लेकर आए हैं, लेकिन हम अपनी बहन को उस घर में नहीं देना चाहते। विक्रम ने हैरानी से उसे देख कहा, ये क्या बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? ये मत भूलिए गौरी शिवम के साथ भागी है, वह शायद अब तक शादी भी कर चुकी होगी। प्रताप गुस्से में खड़े होते हुए बोला, हम नहीं मानते ऐसी शादी को। चंद्रशेखर जी ने उसे देखते हुए कहा, शांत हो जाओ प्रताप, घर में अभी भी कई रिश्तेदार हैं। हमें आगे क्या करना है यह गौरी के मिलने के बाद सोचेंगे। फिलहाल गौरी को घर लाने के बारे में सोचो। शादी में पहले ही मेहमान उसके बारे में पूछ रहे हैं। अभी तो हमने कह दिया कि उसकी किसी दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो गई, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और वह उसके पास गई है।
लेकिन अगर कल तक गौरी वापस नहीं आई तो परेशानी हो जाएगी। विक्रम ने कहा, बाबा साहब, हमें लगता है गौरी की मर्जी देखते हुए हमें। चंद्रशेखर जी बीच में बोले, विक्रम, गौरी इकलौती बेटी है हमारे। चौहान परिवार कुछ तो छिपा रहा है हमसे। खुद सोचो, एक बेटी को कॉलेज तक भेजा और दूसरी को स्कूल भी नहीं, शादी भी छोटी बेटी की पहले कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने इस बेटी से छुटकारा पाना चाहते थे। जो भी दिख रहा था सब झूठ लग रहा था हमें। विक्रम ने कहा, हमने छोटी कुंवर रानी साहब के बारे में पता किया था। वह हमेशा से अपनी बड़ी बहन के साथ रही है, चाहे यहाँ हो या जयपुर में। जिससे भी पूछा सबने यही कहा कि बहुत सीधी और सुलझी हुई है, हर किसी की मदद करती हैं। अपनी बड़ी बहन से बिल्कुल उलट। मन में ना कोई छल कपट है, ना ही किसी के लिए ईर्ष्या। चंद्रशेखर जी ने उसे देखा, इसीलिए तो ये शादी होने दी हमने, क्योंकि हमें रुद्राक्ष के लिए ऐसी ही पत्नी चाहिए थी। लेकिन गौरी की बात अलग है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोले, तुम दोनों को अपने कमरों में जाकर आराम करना चाहिए। हमारे आदमी गौरी को ढूंढ रहे हैं। उम्मीद करते हैं सुबह से पहले वह हमें मिल जाए और यहाँ हमारे सामने हो। वह खड़े हो गए। उनके साथ ही विक्रम और प्रताप भी खड़े हुए। तीनों एक साथ अंदर आए। उन्हें रसोई से आवाजें सुनाई दी। विक्रम ने पूछा, इस वक्त रसोई में कौन है? प्रताप बोला, नौकर होंगे, कल के दावत की तैयारी कर रहे होंगे। विक्रम, कितनी बार कहा है, तुम मर्द हो, रसोई में क्या चल रहा है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तभी उनकी नज़र ज्योति पर गई। विक्रम ने पूछा, ज्योति, यहाँ क्या कर रही हो? चंद्रशेखर जी अपने कमरे में चले गए। ज्योति बोली, भाई साहब, वो नई भाभी रुद्राक्ष भाई के लिए कुछ तैयार कर रही हैं, उनका ही इंतजार कर रहे हैं। आप तो जानते हैं वो कब कैसी फरमाइश कर दे कोई नहीं जानता। प्रताप की नज़र तुरंत रसोई के अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। वहीं विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, उसे एक साथ ही मिल गई है अब, जो उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेगी। अपनी भाभी सा को ज़्यादा काम मत करने देना। अभी अभी शादी करके आई हैं, क्या सोचेंगी? आते ही रसोई में लगा दिया। जाकर देख लो, उन्हें कोई मदद तो नहीं चाहिए। ज्योति ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम प्रताप की तरफ मुड़ बोला, चलिए भाई साहब, भाभी साहब का इंतज़ार कर रही होंगी। प्रताप ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही प्रताप कमरे में आया, उसने देखा वंशिका वाइन कलर का नाइट गाउन पहने आईने के सामने बैठी अपने हाथों में क्रीम लगा रही थी। प्रताप भी अलमारी से अपने कपड़े निकाल बाथरूम में बदलने चला गया। कुछ ही वक्त में वह सफ़ेद रंग का कुर्ता पायजामा पहनकर बाहर निकला। वंशिका बिस्तर पर बैठ अपना फ़ोन चला रही थी। प्रताप वहाँ रखे जग से ग्लास में पानी निकालने लगा। फिर बोला, हम सोच रहे थे गर्म पानी पी लें, आज वहाँ इतना कुछ खा लिया है, गर्म पानी पेट के लिए सही रहेगा, हम रसोई से लेकर आते हैं। वह दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था जब वंशिका की आवाज़ आई, कमरे में केटल है, पानी यहीं गर्म हो जाएगा। प्रताप फीके तरीके से मुस्कुराया, हम तो भूल ही गए थे। वह एक किनारे टेबल पर रखे केटल की तरफ बढ़ा। वंशिका बिस्तर से खड़ी हुई और उसके पीछे आकर खड़े होते हुए बोली, आज अचानक रसोई में कदम रखने का विचार कैसे आया आपको? बड़े कुंवर साहब, आज से पहले तो आप रसोई को सिर्फ महिलाओं के होने की जगह मानते थे। प्रताप उसकी तरफ मुड़ा, ऐसा नहीं है वंशिका, वो घर में इतने नौकर हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कपड़े बदल चुकी हैं, इन कपड़ों में कैसे बाहर निकलेंगी? इसलिए जा रहे थे। वंशिका के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वह बोली, ये मत सोचिएगा, हमें नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखा हमने कैसे मंडप में घूंघट में बैठी कात्यायनी से आपकी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटी। वैसे मानना पड़ेगा, कुदरत ने गजब का हुस्न दिया है उन्हें। उनकी बड़ी बहन आनंदिता भी उन्हीं माँ बाप की औलाद है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आप भूलिएगा नहीं, आपके छोटे भाई की पत्नी है। अगर हमने आपको उनके आसपास जाने का बहाना बनाते हुए देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
प्रताप ने उसकी तरफ मुड़ उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं वंशिका? हम मंडप में छोटी कुंवर रानी सा को नहीं, अपने छोटे भाई को देख रहे थे। कितने मुश्किलों से उसकी शादी हुई है। तुम हमें गलत समझ रही हो। हमने आज तक तुम्हारे अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वंशिका ने उसके हाथ खुद से दूर करते हुए कहा, अच्छा होगा आप जो कह रहे हैं सही हो, और आप भूले नहीं कि हम किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उसने केटल की तरफ देखा, फिर बोली, पानी इतना भी गर्म मत कीजिए कि आपकी जबान जल जाए। वह उसे आंखें दिखाते हुए बिस्तर पर जाकर लेट गई। प्रताप ने गिलास में पानी निकाला और पीते हुए मन में बोला, कात्यायनी पर हमारी नज़र तो उसी वक्त चली गई थी जब हमने पहली बार उसे देखा था। उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान तैर गई। सुबह सूरज की रोशनी से पूरा हॉल जगमगाने लगा था। ज्योति सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी। चंद्रप्रभा जी नहा धोकर अपने लिए नींबू पानी लेने रसोई घर में आई। इतनी सुबह कात्यायनी को वहां देख आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं छोटी कुंवर रानी साहब? रुद्राक्ष को कुछ चाहिए था क्या? कात्यायनी ने नजरें झुका ली। चंद्रप्रभा जी ने उसे ऊपर से नीचे देखा। वह अभी भी दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। उसके चेहरे से घूंघट हटने के अलावा और कोई परिवर्तन नहीं था। तभी उनका ध्यान पीछे बड़े बड़े पतीलों पर गया। वह उस तरफ बढ़ गई। उन्होंने सबके ढक्कन उठाकर देखा। दाल, पुलाव, आलू की सब्जी के साथ ही पनीर की सब्जी बनी थी। साथ में खीर बना था और पूरियों के लिए आटा गूंद कर रखा हुआ था। उनकी नज़र कात्यायनी के हाथों पर दोबारा गई। एक हाथ में पट्टी थी, दूसरा आटे से सना था। उन्हें समझते देर नहीं लगी। ये सब किसने बनाया है? उन्होंने पूछा, किसने कहा आपसे यह सब करने को? कात्यायनी ने धीरे से अपनी नजरें ज्योति की तरफ घुमा दी, जो अभी भी सोफे पर नींद में खोई हुई थी। चंद्रप्रभा जी तेज कदमों से ज्योति के पास आई और उसकी बाह पकड़ उसे खड़ा किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। ज्योति सीधे जाकर टेबल से टकराकर फर्श पर गिर गई। इसी बीच उसके सिर के किनारे पर चोट आ गई, जिससे खून निकलने लगा। उसने होश संभालकर सामने देखा। चंद्रप्रभा जी लाल आंखें लिए गुस्से से उसे घूर रही थी। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, कल हमने उन्हें थोड़ी इज्जत देने को क्या कह दिया? आप हमारे खिलाफ ही जाने को तैयार हो गई। भूलिए मत ज्योति, भले ही हमारी उम्र हो गई है, लेकिन इस घर में अभी भी हमारी बात का मान रखा जाता है। हमसे पूछे बगैर छोटी कुंवर रानी सा से रसोई घर में कुछ भी करवाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ज्योति ने खड़े होते हुए कहा, नानी साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। रुद्राक्ष भाई ने उन्हें कमरे से निकाल दिया था। हमने सोचा पहली रसोई की रस्म पूरी कर लेते हैं। चंद्रप्रभा जी ने दहाड़ते हुए कहा, आपने सोचा? इस हवेली में क्या होगा क्या नहीं, यह सोचने का हक भी आपको किसने दिया? यहाँ आज भी हमारा आदेश चलता है। कहीं हमारी जगह लेने की तो नहीं सोच रही आप? कात्यायनी की नज़र दोनों पर टिकी हुई थी। वहीं कोई था जिसकी नज़र उस पर थी। बिना एक उंगली उठाए अपना बदला ले लिया आपने कात्यायनी। वो हंसा। तभी कात्यायनी को किसी की नज़रें खुद पर महसूस हुई। उसने बिना अपनी गर्दन हिलाए आसपास देखना शुरू कर दिया। वहीं पिलर के पीछे काले कपड़ों में कल रात से खड़े उस शख्स की आंखों में ये देख चमक आ गई। उसकी नज़रों में कात्यायनी की ये हरकत कब को आ चुकी थी? उसने पूरी रात में एक पल के लिए भी उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटने दी थी। कात्यायनी ने मन में कहा, कोई तो है जो हम पर कल रात से नज़रें बनाए हुए है, लेकिन कौन? कल रात से कितनी बार हमने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नज़र क्यों नहीं आया? तभी उसकी नज़र उस पिलर पर गई जिसके पीछे वह शख्स खड़ा था। वहाँ उसे कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसने उस तरफ कदम बढ़ा दिए। कौन है ये आदमी जिसकी नज़र कात्यायनी पर है? क्यों ले रहा है ये उसमें इतनी दिलचस्पी? क्या कात्यायनी की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं इसकी वजह से? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर इसे अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ जल्दी ही इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।